हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमने बीएससी सेकेंड ईयर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे 56 क्वेश्चंस पर डिस्कशन किया था। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं अभी उन क्वेश्चंस पे कर रहे हैं जो रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड पर आधारित हैं। आज हम कुछ और क्वेश्चन इस पे करते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनने की अपार संभावना होती है। इसको देखते हुए हम चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम डिस्कस करें। आज के लेक्चर में ये प्रश्न डिस्कस करने के बाद हम अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपका जो एक चैप्टर है इक्विलिडियन रिंग, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ये सब जो आपको है पूरा का पूरा ईडी, पीआईडी, हम लोग इन सब का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल रिंग के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर उसके बाद हम वेक्टर स्पेस पर जो है लेक्चर बनाएंगे, वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंबाइन फॉर्म में, और एक लेक्चर मैट्रिसेस पर जिसमें आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर। इससे आपका पूरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्लियर हो जाएगा। तो आज अभी हम लोग जो क्वेश्चन का सेट देखेंगे, आप एक काम किया करिए, जब मोबाइल से पढ़िए या जब भी लैपटॉप पे पढ़िए तो जब आपकी स्क्रीन पर आता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपनी कॉपी पे हो सके तो इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। नोट करके पढ़ेंगे, लिख के पढ़ेंगे तो दिमाग में ज़्यादा बैठता है। और मनोविज्ञान की फिलॉसफी भी है। मनोविज्ञान कहता है कि अगर किसी भी बात को 2 से 3 बार अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ने के बाद वो जल्दी भूलता नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि एक एक सवाल को कम से कम 3 बार 4 बार देखिए, एक एक जो है ट्रिक को देखिए बढ़िया से, तो आपके दिमाग में बढ़िया से सब कुछ सेट हो पाएगा। चलिए हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का। कह रहा है कि आर कोई एक सेट है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब रेडिजिव हैं। रेडिजिव आप समझते ही हैं, है ना। 6 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर यही जो है रिमाइंडर्स बचते हैं, तो सेट ऑफ रेडिजिव क्लासेस है। कह रहा है कि अंडर एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, ये आपका एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। कितने बाइनरी ऑपरेशन है? 2, तो बिल्कुल ये रिंग की तरह बनेगा। अब कह रहा है कि यार क्या होगा। पहली बात, हम आपको लास्ट लेक्चर में भी कहे थे कि जब रेडिजिव क्लासेस की बात हो और यहाँ नीचे पर अगर आपका कंपोजिट नंबर लिखा हो तो कंपोजिट नंबर लिखे होने से कभी भी ना तो इंटीग्रल डोमेन बनाएगा। पहली बात, ये जो भी रिंग होगा ये विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं होगा, ये हमेशा विद जीरो डिवाइजर होगा। आप जानते हैं कैसे? आपको हम दिखा दे रहे हैं। जैसे आप देखिए, ये मॉडुलो 6 चल रहा है ना, 3 जीरो नहीं है, 4 जीरो नहीं है, 3 चौके कितना होगा? 12 होगा, 3 4 या 12 होगा ना। अच्छा, 12 को आप 6 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। अर्थात जब 2 का 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे बाई मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 तो आंसर क्या आ जाएगा? 0, जबकि इन दोनों में से कोई जीरो नहीं है। अर्थात ये जो भी रिंग है वो आपका रिंग विद जीरो डिवाइजर है। और हमने वैसे भी कहा था बिना ये सब चेक किए सीधे अगर यहाँ पे कंपोजिट नंबर है तो पक्का ना तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा, ना तो विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, अर्थात ये विद जीरो डिवाइजर होगा। ठीक है, ना तो ये फील्ड होगा, ना तो ये डिवीजन रिंग होगा। ये बात समझ गया ना। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? अ रिंग विद जीरो डिवाइजर। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? 58 में देखिए, करंट सेट ऑफ रेडिजिव क्लासेस मॉडुलो पी, अगर पी प्राइम नंबर है, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेडिजिव क्लासेस क्या बनाता है? अगर पी प्राइम नंबर है ना तो ये फील्ड बना लेता है। ठीक है, बाकी तो ये सब उसके छोटे हैं, इंटीग्रल डोमेन बनाएगा ही बनाएगा, है ना, और स्क्यू फील्ड भी बनाएगा। लेकिन देखिए, रेडिजिव क्लासेस मॉडुलो पी दिया हुआ है, पी प्राइम नंबर है, तो सिंपल सी बात है फील्ड बनाएगा, इंटीग्रल डोमेन भी बनाएगा। अब दोनों ऑप्शन सही है, कौन सा आप करेक्ट मारेंगे? भाई स्क्यू फील्ड भी होगा, तो आप एक काम करिए, इसमें जो सबसे स्ट्रांग है फील्ड उसी को मारिए, क्योंकि बाकी ये दोनों तो उसी के अंदर आ जाएंगे। तो इन जनरल अगर किसी ऑप्शन में मान लीजिए बनाते समय एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहे हैं तो उन सब में जो सबसे मजबूत वाला ऑप्शन है, अब आप कहेंगे सबसे मजबूत कैसे पहचानेंगे? मजबूत मतलब जैसे फील्ड है ना, तो फील्ड इनसे बड़ा होता है, इंटीग्रल डोमेन से, इन सभी लोगों से बड़ा होता है, तो फील्ड आप मारिए, आपका ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, अगर पी कोई प्राइम नंबर है तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं 0, 1, 2 डॉट डॉट ऐसे पी तक लिखा हुआ है, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पी, ये क्या बनाएगा? यहाँ पर इनवर्स नहीं पी ही रहेगा। ठीक है, आपको इसको चेक करना है
कि ये क्या बनाएगा, यहाँ पे p-1 रहेगा। एक्चुअली यहाँ इन्वर्स नहीं है, p के बगल में आप -1 कर लीजिए, तो 0 से p-1 तक है। सिंपल सी बात है, ZP की बात कर रहा है भाई। जैसे देखो यहाँ 5, अगर जैसे +6 की बात कर रहा है तो कहाँ तक चला है, 5 तक। तो ऐसे अगर ये ZP की आप बात करेंगे, है ना, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो p में, तो ये कहाँ तक जाएगा, p-1 तक जाएगा। ठीक है, तो बताइए ZP की बात कर रहा है ना, तो ये क्या होगा आपका, ये भी फील्ड होगा। कंफर्म, जब भी प्राइम नंबर होगा तो फील्ड होगा। आप सोच रहे हैं कि इसमें p-1 एलिमेंट है तो ZP क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 0 से शुरुआत है p-1 तक, और इसको हम लोग इंटीजर मॉडलो रेडिज्यू क्लासेस मॉडलो p कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ए कह रहा है कि स्टार और ओ दो तरह के ऑपरेशन हैं, और किस पे हैं, सेट ऑफ इंटीजर पे हैं, और डिफाइंड कैसे है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 1, ये नीचे है -1, और ए ओ बी डिफाइंड ए प्लस बी माइनस ए बी। तो कह रहा है सिस्टम कैसा होगा। ये आप देखेंगे वंदना प्रकाशन का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, और हमने बोर्ड पे भी कराया था। एक बार यही क्वेश्चन जो है जहाँ -1 लिखा हुआ +1 था, यहाँ भी प्लस था, और एक बार दोनों में माइनस था, और दोनों को हमने चेक कराया था और चेक करके क्लास में बताया था। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों बता सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, और नहीं याद होगा तो आप लोग एक बार चेक करिएगा। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हमने प्रूव कराया था इसको। ठीक है, और आप चाहें तो इसको वंदना प्रकाशन में देख सकते हैं, एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि एक कोई मैपिंग है F किसी रिंग R से R' पे चल रहा है, इसको हम लोग होमोमॉर्फिज्म कब कहेंगे। आप सबको मालूम है कि रिंग थ्योरी में होमोमॉर्फिज्म के लिए 2 शर्तें होती हैं। ठीक है, और हमने कई बार इसको पढ़ाया है क्लास में कि रिंग होमोमॉर्फिज्म की 2 शर्तें ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्या इसका मीनिंग है, आप सबको मालूम भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका जिक्र नहीं करेंगे, बस वो 2 शर्तें कौन है इसको पहचाना जाएगा। कह रहा है क्या, अगर कोई भी ए और बी आर में आप ले लीजिए तो कौन कौन सी शर्त है। देखिए ए भी शर्त है, लेकिन एक से काम नहीं चलेगा। हम लोग रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं तो रिंग में 2 शर्तें हैं। अच्छा, ये शर्त तो नहीं होता है, ये भी शर्त नहीं होता है, ये शर्त होता है, यही वाला है, एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, और एक और होता है एफ ए इंटू बी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। यही दोनों मिला के होता है ना रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कह रहा है कि कोई इंटीग्रल डोमेन यस है, अगर यस कोई क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, तो कह रहा बताइए क्या होगा। कह रहा है कि फील्ड होगा अगर यस फाइनाइट हो जाए। आप जानते हैं फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। भाई कह रहा है यस फाइनाइट हो जाए, और इंटीग्रल डोमेन का नाम यस है, तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन को ही क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। तो अपना बड़ा फेमस थ्योरम है। तो अगर यस फाइनाइट हो जाए तो इसको आप पूरा क्या पढ़ेंगे, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, और यू नो दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि अगर यस फाइनाइट हो जाए तो फील्ड हो जाएगा, क्योंकि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है। एक और ऑलवेज फील्ड, कहाँ ऑलवेज फील्ड होता है, हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड थोड़ी हो जाता है। काउंटर एग्जाम्पल कौन है, जेड सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर इंटीग्रल डोमेन है लेकिन फील्ड नहीं है। ठीक है, करा नेवर फील्ड, कभी फील्ड ही नहीं होता है ना। अगर यस फाइनाइट है तो फील्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। 63 को देखिए, कह रहा है कि कोई डिवीजन रिंग है तो उसके पास कम से कम कितना एलिमेंट होगा। आपने पढ़ा होगा जब हम स्क्यू फील्ड पढ़ा रहे थे तो हम बार बार डेफिनेशन लिखते समय आपसे बोले थे कि यह सब हमेशा कम से कम 2 एलिमेंट रखते हैं। तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट होता है फील्ड में भी, डिवीजन रिंग में भी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ फील्ड भी लिखे तो वहाँ भी एटलीस्ट 2 एलिमेंट होता है। समझ गए बात। अच्छा, डिवीजन रिंग का ये दूसरा नाम आप सभी लोग जानते हैं, स्क्यू फील्ड है, तो ऑप्शन में स्क्यू फील्ड भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि r प्लस डॉट अगर कोई एक रिंग है, और एक ऐसा रिंग है जहाँ पे x इंटू एक्स की वैल्यू x है, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, चाहे कोई भी x बिलोंग्स टू r, मतलब कोई भी नंबर r में बिलोंग करे। ये बिल्कुल वही चीज़ है, अगर आप ध्यान से सोचिए तो कल वाले लेक्चर में आया था कि अगर रिंग में रहने वाले प्रत्येक एलिमेंट में अगर उसी का मल्टीप्लाई करने पर वह आए, अर्थात रिंग का प्रत्येक मेंबर अगर आइडेम्पोटेंट हो, तो आप जानते हैं इस रिंग को क्या कहते हैं, बूलियन रिंग कहते हैं। और बूलियन रिंग कैसा होता है, कम्यूटेटिव भी होता है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको ये करके दिखाना होगा कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। तो आप इसमें किसको करेक्ट बता पाएंगे। शायद अगर आप लोगों को याद होगा
तो ये शर्त वंदना प्रकाशन में भी दिया था। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक रिजल्ट था x प्लस वाई इक्वल टू 0 और हमने प्रूव भी किया था x इक्वल टू वाई। मतलब अगर किसी रिंग में इस तरह की प्रॉपर्टी आने लगे कि हर एलिमेंट का स्क्वायर करने पर वही एलिमेंट आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में अगर दो नंबर का सम 0 होगा तो पक्का वो दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे, तभी 0 हो पाएगा। ये बड़ी खूबसूरत, बड़ी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। हो सके तो याद कर लीजिए, नहीं तो आप नोट्स देखेंगे या वंदना प्रकाशन की बुक देखेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करेंगे चूँकि ज़्यादा डिस्कशन करना है। कह रहा है कि कोई इंटीग्रल डोमेन है, एन इंटीग्रल डोमेन नेसेसरली पजेज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इट्स नॉन जीरो एलिमेंट। ये कहाँ होता है भाई? इंटीग्रल डोमेन में थोड़ी जो है जरूरी होता है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स हो, ये तो स्क्यू फील्ड और फील्ड में होता है ना। तो कह रहा एन इंटीग्रल, ये तो गलत हो गया ना कि कोई इंटीग्रल डोमेन है तो नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स रखेगा, ये तो नहीं ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रल डोमेन बस केवल CRU कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, ये सब थोड़ी होता है उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करना। अच्छा, फिर कह रहा है इंटीग्रल डोमेन क्या है? कम्यूटेटिव रिंग होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन ही होता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर, तो कम्यूटेटिव रिंग तो होता ही है अब। अच्छा, कह रहा है कि हर इंटीग्रल डोमेन जो है डिवीजन रिंग होता है। बिल्कुल गलत। हर इंटीग्रल डोमेन डिवीजन रिंग कहाँ होता है? जेड प्लस डॉट मतलब सेट ऑफ इंटीजर इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन डिवीजन रिंग नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में 1 और -1 के सिवाय अंडर मल्टीप्लिकेशन किसी एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इंटीग्रल डोमेन है तो कम्यूटेटिव रिंग है। ध्यान दीजिए, अगर आपको डेफिनेशन बड़ी अच्छे से मालूम है ना, जैसे इंटीग्रल डोमेन होता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो देखिए उसी में सब कुछ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर, इतनी बातें इसमें हैं समाहित, तो ऑटोमेटिक यहाँ कम्यूटेटिव रिंग को आप टिक मार पाएंगे। कह रहा है द रिंग ऑफ इंटीजर इज आल्सो अ फील्ड। गलत। रिंग ऑफ इंटीजर कहाँ फील्ड बनाता है भाई? रिंग ऑफ इंटीजर में अंडर मल्टीप्लिकेशन फील्ड तब बनाएगा ना जब हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स मिले। 2 का इनवर्स कहाँ इंटीजर में होता है? 2 का इनवर्स 1/2 होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, और 1/2 कहाँ इंटीजर होता है? होता ही नहीं है। तो इसका मतलब इंटीजर के पास चूंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन मात्र 2 ही इनवर्स होता है, 1 का और -1 का, इसके सिवाय किसी एलिमेंट का इनवर्स होता ही नहीं है, तो फील्ड कैसे बनाएगा? अच्छा, रिंग ऑफ इंटीजर इंटीग्रल डोमेन होता है, तो हम लोग बार बार काउंटर एग्जाम्पल याद ही कर रहे हैं, है ना। होता है पक्का, इंटीग्रल डोमेन होता है। डिवीजन रिंग नहीं होता है, कंफर्म। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, रिंग ऑफ इंटीजर को बढ़िया से पहचान लीजिए। ये इंटीग्रल, ये देखिए रिंग ऑफ इंटीजर रिंग होता है, कम्यूटेटिव रिंग होता है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, अर्थात ये इंटीग्रल डोमेन तक होता है। इसके बाद स्क्यू फील्ड और फील्ड नहीं बनाता है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, कह रहा द रिंग ऑफ इवन इंटीजर इज आल्सो, जो इवन इंटीजर का रिंग होता है, इवन इंटीजर मतलब जो 2z प्लस है वो फील्ड होता है। अरे जब उसका पेरेंट सेट z प्लस डॉट नहीं बनाया था फील्ड, तो यहाँ पे वो कहाँ पे बनाएगा? 2z सेट ऑफ इवन इंटीजर का सेट भी फील्ड नहीं बनाता है, डिवीजन रिंग भी नहीं बनाता है। इंटीग्रल डोमेन बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हमने, आपको याद होगा पढ़ाते समय कहा था कि तमाम सारे आथर्स के बीच में बहुत बड़ा मतभेद है। कुछ लोग इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में CRU विदाउट जीरो डिवाइजर में कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी में यूनिटी को जरूरी नहीं समझते हैं। तो जिनके यहाँ यूनिटी जरूरी नहीं होता होगा उनके यहाँ इवन इंटीजर का सेट इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। लेकिन हम लोग CRU कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए यूनिटी की हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इवन इंटीजर में यूनिटी नहीं होता अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यूनिटी न होने के कारण अगर हम अपनी डेफिनेशन कहें तो इंटीग्रल डोमेन तो वह होता है जो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो, और इवन इंटीजर में तो यूनिटी होता ही नहीं अंडर मल्टीप्लिकेशन ना। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा अपनी डेफिनेशन के अनुसार, लेकिन कुछ आथर के अनुसार बनाएगा। नन ऑफ दीज दिया है तो आप नन ऑफ दीज मारिए, लेकिन अगर आप कुछ और आथर की भी बुक पढ़ेंगे तो ऐसे केस में आप इसका आंसर जो है C मारेंगे। तो अगर नन ऑफ दीज दिया रहेगा तो आप C मार दीजिएगा कुछ आथर के अनुसार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कह रहा है कौन सा गलत है? हमने कहा था जब भी इनकरेक्ट और गलत पूछे तो पहले उस बात को अंडरलाइन कर लिया करिए। कह रहा है एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। सही है, हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है भाई, फील्ड बड़ा है इंटीग्रल डोमेन से। कह रहा है एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए कम्यूटेटिव रिंग। ये भी सही है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में तो CRU होता है ना यार, तो कम्यूटेटिव रिंग होता है, ये भी ठीक है।
कह रहा है एवरी कम्यूटेटिव रिंग इज ए रिंग। बिल्कुल भाई, कम्यूटेटिव रिंग रिंग से बड़ा होता है। कम्यूटेटिव रिंग नाम है तो रिंग में और एक्स्ट्रा कुछ जुड़ा है ना, तो रिंग तो होता ही है। कह रहा है डी एटलीस्ट वन ऑफ द एबव इज फॉल्स। कम से कम एक ऊपर में से, मतलब इन तीनों में से कोई एक गलत है। अरे जब तीनों सही था तो कैसे गलत है, तो इसका मतलब डी ही गलत है। समझ गए बात। चलिए 69 देखिए, कह रहा है कि द सेट 14 आर सच दैट आर बिलोंग्स टू जेड ईच। आप जानते हैं जेड आपका रिंग होता है और जेड के अंदर 2Z 3Z 4Z 5Z 6Z ये सब इसके आइडियल होते हैं। तो क्या ऐसे 14, अगर हम लोग बात करें 14Z इसको बोलेंगे। 14R जो लिखा है ना 14R, इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए तो 14Z लिखा है। तो ये जो 14Z है कह रहा है कि मैक्सिमल आइडियल है जेड का, कह रहा है जस्ट एक प्रिंसिपल आइडियल है जेड का, कह रहा है प्राइम आइडियल है जेड का। एक्चुअली हम क्लास में इस टर्म को थोड़ा डिस्कस नहीं कर पाए थे, प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल, क्योंकि समय कम पड़ गया था और लास्ट में कोरोना भी आ गया था। अदरवाइज हम इसका भी डिस्कशन किए रहे होते। तो यहाँ पे आप इस बात को ध्यान दे दीजिएगा कि एक प्रिंसिपल आइडियल है जेड का, ये ना तो मैक्सिमल है ना ही प्राइम है। ठीक है, ये जस्ट एक प्रिंसिपल आइडियल है, मैक्सिमल नहीं है, प्राइम भी नहीं है। प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि ये दो फैक्टर में अभी आसानी से टूट जाएगा। मैक्सिमल मतलब ये सबसे बड़ा तो है नहीं, है ना, तो इसीलिए मैक्सिमल भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है द कंडीशन फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो डिवाइजर ईच। कह रहा है कि जीरो डिवाइजर नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब इस पूरी शर्त को ऐसे पढ़ो, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो डिवाइजर मतलब ये कह रहा है विदाउट जीरो डिवाइजर। तो विदाउट जीरो डिवाइजर कोई देखिए कैसे बोला है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो डिवाइजर। तो कह रहा है जो कंडीशन होता है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो डिवाइजर अर्थात विदाउट जीरो डिवाइजर कब होता है, क्या ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाए तो क्या इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा? नहीं ना, ये तो हम लोग कहीं पढ़े नहीं हैं। अच्छा, हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर कोई रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर के साथ हो जाए तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। ये हम लोग थ्योरम पढ़े हैं और हमने कई बार कहा इस थ्योरम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इस पे क्वेश्चन कराया था। नॉन एग्जिस्टेंस, देखिए शब्दों का खेल। नॉन एग्जिस्टेंस मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर, मतलब जहाँ जीरो डिवाइजर न एग्जिस्ट करे अर्थात विदाउट जीरो डिवाइजर। ये लिखा है विदाउट जीरो डिवाइजर, तो कैंसिलेशन लॉ अगर किसी रिंग में होल्ड कर जाए तो ऑटोमेटिक विदाउट जीरो डिवाइजर होता है, और किसी रिंग अगर कोई रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हो तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन लॉ होता है। थ्योरम हम लोगों ने प्रूव किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। यल और के ऐसे दिया हुआ है, कैपिटल एम जो है 2x2 के मैट्रिसेस का कलेक्शन है और आप जानते हैं कि ये रिंग बनाता है। इन्हीं मैट्रिसेस में से अगर हम इस टाइप के मैट्रिसेस को इकट्ठा कर लें, मतलब जिसका पहला कॉलम इस टाइप का और दूसरा कॉलम सदैव जीरो हो, इसका नाम यल रख दें। और एक बार हमने एक नया सेट बनाया कैपिटल के, इसमें हम इसी मैट्रिसेस में से उन मैट्रिसेस को रखें जिसका पहला रो ए बी हो, ए और बी जो है कोई इंटीजर हो सकता है, और दूसरा रो सदैव जीरो हो। तो आपको बताना है कि यल और यम जो होंगे वो इसके कैसे आइडियल होंगे। हमने आइडियल चेक करना आपको बताया है, और ये वंदना प्रकाशन के बुक में आप देखेंगे एग्जाम्पल और इस टाइप का तमाम एग्जाम्पल आइडियल चेक करने का, आप लोग आसानी से चेक करिएगा। हम इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं कि जो आपका यल होगा और लेफ्ट आइडियल होगा यम का, और के जो होगा और राइट आइडियल होगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट ए रिंग। रिंग बनाता है ना। अच्छा, कह रहा है ए रिंग विद यूनिटी, एक रिंग विद यूनिटी बनाता है। हाँ, रिंग विद यूनिटी बनाता है, इसकी यूनिटी होती है 1G, वही जो यूनिटी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 2x2 का। अच्छा, कह रहा है कम्यूटेटिव रिंग बनाता है, ये तो सही नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि दो मैट्रिसेस आपस में ए का बी में मल्टीप्लाई करो और बी का ए में मल्टीप्लाई करो तो इसको फॉलो ही नहीं करता है, तो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, रिंग नहीं होता है, पहला कह रहा था, ये भी गलत था। कह रहा है रिंग विद यूनिटी होता है, ये तो सही है, ये तो मिल ही चुका है। कम्यूटेटिव रिंग होता है, गलत कह रहा है। कह रहा है इंटीग्रल डोमेन होता है, ये भी गलत कह रहा है। क्यों गलत कह रहा है? क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट ए रिंग। नेचुरल नंबर एक बार और आ चुका है आई थिंक। या द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रिंग इज, किसी रिंग में सबसे कम से कम कितना एलिमेंट चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिवीजन रिंग और फील्ड में एटलीस्ट 2 चाहिए। तो
तो बताइए किसी रिंग में सबसे कम से कम एलिमेंट कितना चाहिए होता है, तो आप आंसर मारेंगे 1। जीरो, केवल जीरो, जो सिंगलटन सेट जीरो है वो भी रिंग बनाता है। और आपको याद होगा हमने क्लास में केवल सिंगलटन सेट जीरो के बारे में शायद आप लोगों में से कोई पूछा था, तो हमने चर्चा भी किया था। सिंगलटन जीरो एक्चुअली, जिसको हम लोग ट्रिवियल रिंग भी बोलते हैं, एक एलिमेंट का होता है। तो रिंग मिनिमम एक एलिमेंट का हो सकता है, लेकिन डिवीजन रिंग और फील्ड हमेशा एटलीस्ट 2 एलिमेंट के होते हैं। ठीक है। अ रिंग इज सेड टू बी कम्यूटेटिव रिंग। किसी रिंग को कम्यूटेटिव रिंग कब कहते हैं? अगर ये एडिशन में कम्यूटेटिव, नो, एडिशन में तो हमेशा होता है। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव हो, यस, यही सही है। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये गलत है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1, इसका कोई मतलब नहीं है ना। केवल मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव हो जाने से रिंग को क्या कहते हैं हम लोग? कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को शायद नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि कोई रिंग है r प्लस डॉट विद जीरो डिवाइजर। अगर ए और बी आर के मेंबर हैं, तो आप इसके बारे में भी आप चर्चा किए थे ना कि विद जीरो डिवाइजर है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसकी चर्चा हम लोग नहीं किए थे। कह रहा है रिंग है और कह रहा विद जीरो डिवाइजर है। विद जीरो डिवाइजर होने का मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट जो जीरो नहीं होंगे फिर भी मल्टीप्लाई होकर के जीरो बन जा रहे होंगे। देखिए कहाँ है, यहाँ देखिए, ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो है, और दोनों मल्टीप्लाई होकर जीरो बन गया। ठीक, ये शर्त काफ़ी है। कंफर्म है? ये नहीं होता है कि ये जीरो हो भी जीरो और दोनों मिलके जीरो ना बने, यही वाला शर्त होता है। ठीक है, सबको मालूम है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। कह रहा है कौन इंटीग्रल डोमेन नहीं है? यही नहीं है। जब रिंग ही नहीं था तो क्यों होगा? क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कह रहा है कौन सा इंटीग्रल डोमेन नहीं है। नॉट वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, कौन सा नहीं है? सेट ऑफ इंटीजर होता है, आर भी होता है जो रियल नंबर होता है, ये तो फील्ड भी होता है। अच्छा, एम प्लस डॉट जो सेट ऑफ मैट्रिसेस है, ये आप जानते हैं कि इंटीग्रल डोमेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी हमने कहा कि जो सेट ऑफ मैट्रिसेस होती हैं 2x2 की, एक रिंग बनाता है लेकिन कम्यूटेटिव रिंग नहीं बनाता है, क्योंकि दो मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करती हैं। और जबकि इंटीग्रल डोमेन बनने के लिए CRU होना चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसीलिए यही वाला ऑप्शन आपका मिलेगा जो गलत है। बाकी सेट ऑफ इंटीजर भी बनाता है इंटीग्रल डोमेन, रियल नंबर भी बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बनाता है, यही नहीं बनाता है। समझ गए? जबकि ये कह रहा है कि ये भी क्या होता है? बनाता है। ठीक है, तो कह रहा कौन इंटीग्रल डोमेन है, यही पूछ रहा था, यही नहीं है, सी वाला हो गया। 79 देखिए, कह रहा है कि कौन सा स्ट्रक्चर फील्ड नहीं है। Q प्लस डॉट तो फील्ड होता है रेशनल नंबर, R प्लस डॉट भी फील्ड होता है, C प्लस डॉट भी फील्ड होता है। ये इंटीजर का सेट फील्ड नहीं होता है, क्योंकि सारे इंटीजर का अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। कह रहा है कौन सा स्ट्रक्चर फील्ड नहीं होगा। R प्लस डॉट फील्ड होता है, रियल नंबर हमेशा फील्ड बनाता है अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर भी बनाता है, सेट ऑफ इवन इंटीजर नहीं बनाता है, मोर प्रिसाइसली इंटीजर भी नहीं बनाता है। तो इवन इंटीजर कहाँ से बनाएगा? ई नहीं बनाता है। रेशनल नंबर भी फील्ड बनाता है। देखिए जो जो बनाता है इन बातों को आप कहीं नोट कर लीजिए कि रियल नंबर हमेशा फील्ड बनाता है अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स बनाता है, रेशनल बनाता है, इन बातों को आप कहीं नोट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? कह रहा हर ग्रुप फील्ड होता है। अरे कैसे होता है भाई? ग्रुप में एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, फील्ड में दो बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो हर ग्रुप फील्ड कैसे बन जाएगा? बिल्कुल गलत है। कह रहा एवरी रिंग फील्ड होता है, हर रिंग फील्ड नहीं होता है, हर फील्ड रिंग होता है, उल्टा लिख दिया, इसीलिए भी गलत है। कह रहा हर एवरी इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है, बिल्कुल गलत है। केवल फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है, जबकि उल्टा हमेशा सही होता है, हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है, ये भी गलत कर रहा है। अगर यहाँ एवरी वर्ड की जगह अगर फाइनाइट लिख देता, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है, तब सही हो जाता। कह रहा एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है, देखिए नीचे लिख भी दिया, तो डी सही हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एन इंटीग्रल डोमेन डी विथ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ध्यान देना, जैसे ही कहा इंटीग्रल डोमेन डी और फिर बगल में कह दिया फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, सीधा सा मतलब कह रहा है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। देखिए तोड़ तोड़ करके लिखने में ऐसा लिख देगा कि आप उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। कह रहा है कि इंटीग्रल डोमेन डी, फिर कह रहा है इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो सीधे एक ही बार अगर चाहता तो बोल दिया होता फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग तोड़ा है। कह रहा है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है ना, इज वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या होता है? फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है, अभी अभी हमने ऊपर भी देखा। कह रहा है ये जेड है, एक्चुअली ये सेट ऑफ इंटीजर है जो कैपिटल आई से अक्सर लिखता है। हमने कहा था ना कि जो सेट ऑफ इंटीजर है
उसको इंडिया में इन जनरल राइटर कैपिटल आई से लिखते हैं, और हमने कहा था जर्मनी में उसको जेड से लिखते हैं, चूँकि उसको जेंट्रम कहा जाता है सेट ऑफ इंटीजर को। तो जेड अपान एन अगर ऐसा लिखा रहे ना तो समझ लीजिएगा ये फील्ड तभी बनाएगा। इस बात को खूब बढ़िया कहीं आप नोट कर लीजिए कि जेड अपान एन लिखा रहे या आई या जेड एक ही बात है, इंटीजर अपान एन लिखा रहे तो ये फील्ड तभी बनाएगा जब ये नीचे वाला एन प्राइम नंबर होगा। समझ गए? या इंटीग्रल डोमेन ये तभी बनाएगा, देखिए जहाँ फील्ड पूछा है ना, चाहे तो कोई क्वेश्चन बना के इंटीग्रल डोमेन भी वो पूछ सकता है। तो ये इंटीग्रल डोमेन बनाएगा जब एन क्या होगा, आपका प्राइम नंबर होगा। तो जैसे ही आप एन प्राइम नंबर देखिए इसमें ऑप्शन में, उसी को सही मार दीजिए। 7 प्राइम नंबर है, करेक्ट। 8 नहीं है प्राइम नंबर, तो कंपोजिट है। 14 भी प्राइम नहीं है, भी कंपोजिट है। 16 भी प्राइम नहीं है, तो कौन सही हुआ? 7। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछेगा कि ये फील्ड होगा या इस टाइप का इंटीग्रल डोमेन होगा तो एन के आधार पे मारिएगा, जो ऑप्शन में आपका प्राइम नंबर दिखेगा उसी को आप टिक मार दीजिएगा। ठीक है? कह रहा है कि ये फील्ड इज डिफाइंड एज, कोई फील्ड होता है डिवीजन रिंग, हाँ हर फील्ड डिवीजन रिंग होता है, लेकिन और थोड़ा पढ़ा जाए ऑप्शन, कम्यूटेटिव रिंग भी होता है, ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ये भी होता है, लेकिन एक कह रहा है डिफाइंड है, उसका डेफिनेशन देना है। तो केवल डिवीजन रिंग तो फील्ड होता नहीं है, क्योंकि डिवीजन रिंग में कम्यूटेटिव ला जोड़ा जाए तो कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग को फील्ड कहते हैं। गलत हो गया। अच्छा, कम्यूटेटिव रिंग तो केवल फील्ड बनता नहीं है, भी गलत है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड बनाता है, सही है। तो ये फील्ड इज डिफाइंड एज ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। अच्छा, एक आप देख रहे हैं खास बात, ये थ्योरम कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है। बहुत क्वेश्चन बना इस पे। 85 में देखिए, करा जेड प्लस डॉट वेयर आई जो है सेट ऑफ इंटीजर है, ये क्या बनाता है? फील्ड। गलत है। डिवीजन रिंग गलत है। इंटीग्रल डोमेन, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसीलिए इसको डिस्कस करना जरूरी नहीं ज़्यादा है। अच्छा, कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्पटी सबसेट यस ऑफ ए रिंग आर टू बी ए सब रिंग ऑफ आर। ये हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। 87 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्पटी सबसेट यस ऑफ ए रिंग टू बी ए सब रिंग ऑफ आर। इसको हमने क्लास में प्रूव कराया था, इफ एंड ओनली कंडीशन की सब रिंग होने की क्या शर्त होती है, और आप देखेंगे तो वंदना प्रकाशन में थ्योरम भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ है ना। तो कह रहा कि कौन सा नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि यस जो है अगर किसी रिंग का सबसेट है तो ये सब रिंग बन जाएगा। तो आपको अगर सबको याद होगा तो आई थिंक हमें लगता है कि सबको ये थ्योरम याद होना ही चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही था? पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि पहला वाला ही हम लोगों ने प्रूव किया था कि यस प्लस माइनस यस की वैल्यू यस होती है, और यस जो है यस में कंटेन होता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये आप अक्सर भूल जाएंगे। तो ये वाली लाइन याद कर लीजिए कि सब रिंग होने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन ये होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन से एक बात और आपके मन में आना चाहिए कि ऐसे थ्योरम आपके नोट्स में या किताब में जहाँ जहाँ लिखा है नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन करते हुए ऐसे बना सकता है, वो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन इन्हीं 4 ऑप्शन में रख देगा। ठीक है, जैसे आइडियल होने का, वेक्टर स्पेस होने का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने का, सब में होता है ना, तो सब में ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। अच्छा, 88 को देखिए, कह रहा है कि अगर यह होमोमॉर्फिज्म है किसी रिंग आर का आर डैश पर, मतलब आर से चल रहा है और आर डैश पे पहुंच रहा है, तो आर डैश कह रहा है होमोमॉर्फिक होगा। किसके होमोमॉर्फिक होगा? आर डैश। देखिए ध्यान दीजिएगा, आन टू है, आन टू मतलब आर का इमेज आर डैश है ना। आप याद करिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो कह रहा है कि इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाई यस ऑफ आर वेयर यस इज। यस क्या होता है? आप जानते हैं यस क्या होता है? कर्नल होता है। ठीक है, किसका कर्नल होता है? एफ का कर्नल होता है। ठीक है, अगर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो उसकी स्टेटमेंट में आपको मिल जाएगा कि नीचे वाला जो होता है वो जो है कर्नल होता है। ठीक है, अच्छा इन जनरल हम लोग इसको कर्नल ही लेकर चले हैं, कोई भी आइडियल नहीं, ये कर्नल ही होगा। ठीक, अच्छा नीचे देखिए, एट्टी 89 को देखिए, कह रहा कि अगर यफ होमोमॉर्फिज्म है किसी रिंग आर का आर डैश पर, और यस कोई सब रिंग है किसका? आर का। ध्यान दीजिएगा ये डोमेन है, कोडोमेन है, और ये होमोमॉर्फिज्म मतलब एक मैपिंग है जो आर से आर डैश पे चल रहा है। कह रहा है यस क्या है? कोई सब रिंग है आर का, यस आर का सब रिंग है।
तो कह रहा है एफ एस क्या होगा, हमने ये भी प्रूव कराया था कि अंडर होमोमार्फिज्म या होमोमार्फिक इमेज जो होता है ना, वो देखिए यस कोई सबरिंग है आर का, तो अगर ये सबरिंग है आर का, तो अगर आप होमोमार्फिज्म के अंतर्गत इसको मैप करा रहे हो तो जो एफ ऑफ यस होगा ये भी सबरिंग हो जाएगा। किसका सबरिंग हो जाएगा, आर से चल के आर डैश में पहुंचा है तो आर डैश का ही ना होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अंडर होमोमार्फिज्म सबरिंग सबरिंग पे मैप कर जाता है, मतलब इमेज ऑफ सबरिंग हमेशा सबरिंग होता है अंडर होमोमार्फिज्म। अच्छा 90 क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल डोमेन्स इज नॉट एन ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन द ऑपरेशन बीइंग एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कौन सा इंटीग्रल डोमेन ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा इंटीग्रल डोमेन ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ये हमने क्लास में नहीं पढ़ाया था चूंकि समय कम था, लेकिन कौन ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन नहीं है आप इस बात को समझ लीजिए कौन नहीं है, हम आपको एक बार बता दे रहे हैं। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, रियल नंबर क्यू और आई ये सब आपकी रियल लाइन पे होने के कारण इसको आप ऑर्डर्ड में एक ऑर्डर्ड में अरेंज कर सकते हैं। तो आप रफली समझिए कि सी जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, करा अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंतर्गत 1 2 से लेकर 6 तक मॉडलो पी ये क्या बनाएगा। ठीक है, 1 2 से लेकर के 6 तक 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात क्लियर नहीं बोला है कि यहाँ पी की जगह क्या लिया जाए, क्योंकि केवल पी दिया रहेगा तो आप इस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चल रहे हैं। 92 पे देखिए, कह रहा है कि कोई होमोमार्फिज्म एफ है आर से आर डैश पे और कह रहा है आइसोमार्फिज्म होगा। आप लोगों को हम बहुत पढ़ाए हैं होमोमार्फिज्म और आइसोमार्फिज्म, और आप लोग बड़ा मन से इसको पढ़े भी हैं, तो आई थिंक आप लोग ढंग से समझेंगे भी। कह रहा है कि कोई होमोमार्फिज्म है, होमोमार्फिज्म मतलब एक फंक्शन है जो पर्टिकुलर दो कंडीशन को फॉलो करता है, जो हम लोग अभी ऊपर देखे थे, आर से आर डैश पे है। तो कह रहा है आइसोमार्फिज्म है इफ एंड ओनली इफ द कर्नल के एफ इज इक्वल टू द सेट, अगर कर्नल जो है एफ का किसके बराबर हो जाए तो। आपको याद है हम लोगों ने प्रूव किया था कि कोई होमोमार्फिज्म आइसोमार्फिज्म तब होता है जब कर्नल में केवल जीरो एलिमेंट होता है। कर्नल में जीरो होने का मतलब केवल अगर आर का केवल जीरो वेक्टर ही, केवल मतलब जीरो एलिमेंट ही आर डैश के जीरो पे जाए और कोई एलिमेंट इसके जीरो पे न जाए, मतलब कर्नल में केवल एकमात्र एलिमेंट हो, मतलब एक ही एलिमेंट केवल आर डैश के जीरो पे जाए, तो ऐसे सिचुएशन में होमोमार्फिज्म जो है आइसोमार्फिज्म हो जाता है। ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ में हम लोगों ने प्रूव किया था। ये प्रूव किया था कि कोई होमोमार्फिज्म आर से आर डैश पर आइसोमार्फिज्म बन जाता है अगर उसके कर्नल, उसका कर्नल सिंगलटन सेट हो, और सिंगलटन सेट में मात्र कौन सा एलिमेंट हो, आर का जीरो, मतलब इस वाले रिंग का जीरो एलिमेंट हो। ठीक है ये बात, तो आपका आंसर क्या होगा, 92 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। कह रहा है कि अगर आर और आर डैश रिंग्स हैं, आर भी रिंग है और आर डैश भी रिंग है, तो कह रहा है कोई एक फंक्शन है आर से आर डैश पे, हम लोग इसको आइसोमार्फिज्म कब कहेंगे। आप जानते हो कि किसी फंक्शन को होमोमार्फिज्म कब कहते हैं, जब दो शर्त को फॉलो करता है। कौन कौन सा, एक तो ये वाला एफ ए प्लस बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी, अच्छा, और दूसरी शर्त ये वाला एफ ए बी इक्वल टू एफ ए प्लस एफ ए इंटू एफ बी, यहाँ पर इंटू रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इंटू आप लोग बना लीजिएगा। अच्छा, तो अब जरा देखिएगा, कह रहा है कि कोई फंक्शन है, इसको आप आइसोमार्फिज्म कब कहेंगे। आप जानते हैं कि कोई फंक्शन अगर पहले आइसोमार्फिज्म बनता है तो उसके पहले होमोमार्फिज्म होता है। तीन शर्त होती है आइसोमार्फिज्म की, होमोमार्फिज्म 1 1 और ऑन 2। ये देखिए 1 1 ऑन 2 एक यहाँ पर दिया है, अकेले तो हो नहीं जाएगा आइसोमार्फिज्म में फंक्शन केवल 1 1 ऑन 2 से। अच्छा, एक शर्त यहाँ दिया है और एक शर्त यहाँ दिया है, तीनों अगर एक साथ दिया होता तब मिल करके आइसोमार्फिज्म होता ना। इसीलिए देखिए ऑप्शन नंबर डी कितने सुंदरता से बनाया है, कह रहा है कि ए बी सी तीनों होल्ड करे तो बिल्कुल सही, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आप डाट बना लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा फील्ड जो है नेसेसरली इंटीग्रल डोमेन होता है, हर फील्ड जरूर होता है इंटीग्रल डोमेन, पक्का सही भी है। फील्ड इंटीग्रल डोमेन नहीं होता, गलत है, हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन होता है, उल्टा सही नहीं होता है। फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होता है, ये बिल्कुल सही है।
तो कह रहा है कि फील्ड नेसेसरली इंटीग्रल डोमेन, नेसेसरली एन इंटीग्रल डोमेन, और फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। भाई इन दोनों में क्या अंतर है? फील्ड को इंटीग्रल डोमेन होना आवश्यक है, और इसमें कह रहा है कि फील्ड एक इंटीग्रल डोमेन होता है। ये ज़्यादा स्ट्रांग बोल रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर ए को मारिए। यहाँ पर ए और सी दोनों करेक्ट है, लेकिन हम तो कहेंगे कि आप ऑप्शन नंबर ए को मारिए, यही ज़्यादा स्ट्रांगली कह रहा है कि फील्ड जो है नेसेसरली एकदम आवश्यक रूप से इंटीग्रल डोमेन होता है। ये बड़ा स्ट्रांगली बोल रहा है। हमने कहा ना जब दो ऑप्शन सही होने लगे तो आप देखिए कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग है, उस हिसाब से मारिए, ठीक है। अच्छा 95 कह रहा है कि जेडियन रिंग ऑफ रेडिजिव क्लासेस मॉडुलो n है, इसको तो आप जानते ही हैं। और जेड क्या है? रिंग ऑफ इंटीजर है। तो कह रहा है फंक्शन ही जा रहा है डिफाइन करने, सेट ऑफ इंटीजर से सेट ऑफ रेडिजिव क्लासेस जेडियन में। आप जानते हो जेडियन में n एलिमेंट होंगे 0 से लेकर n-1 तक। देखिए कैसे मैपिंग डिफाइन कर रहा है। कह रहा है कि एफ ऑफ के इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डिफाइन कर रहा है। ध्यान देना, एक के जो है इंटीजर है, और जब इधर पहुंच रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया है, ठीक है। फॉर ऑल के बिलोंग्स टू जेड इज, ये बताइए होमोमॉर्फिज्म होगा 1 ऑन 2 होगा? कैसे चेक करेंगे भाई? 1 चेक करने का ये तरीका है कि एफ ऑफ के वन इक्वल टू एफ ऑफ के टू लेकर चलो, और के वन इक्वल टू के टू दिखा देना, 1 हो जाएगा। ऑन टू भी दिखाना आप लोग जानते हैं कि कोई नंबर आप जेड एन में लेकर के चलना और दिखा देना, कम से कम एक एलिमेंट जेड में जरूर मिलेगा जो वहाँ पहुँच जाएगा, तो ऑन टू भी हो जाएगा। अच्छा अब होमोमॉर्फिज्म कैसे चेक करेंगे? एफ के सामने यहाँ पर k1 k2 दो एलिमेंट ले लीजिएगा, एफ ऑफ k1 प्लस k2, तो इधर भी बनेगा k1 प्लस k2। तो इधर अगर एफ ऑफ k1 प्लस एफ ऑफ k2 बन जाएगा टूट के, तो पहला शर्त होगा होमोमॉर्फिज्म का। फिर एफ ऑफ k1 इंटू k2 लेकर के चलिएगा, और इधर अगर एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 बनेगा तो दूसरा शर्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब 95 वाले में आप सभी लोग जानते हैं कि हमने चेक करना बताया कि अगर कोई भी फंक्शन दिया है तो आप चेक कर सकते हैं कि होमोमॉर्फिज्म होगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा। तो आप इसको चेक करिएगा, यह एक आंटो होमोमॉर्फिज्म होगा जो 1 नहीं होगा। तो चेक करिएगा क्यों 1 नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन? कह रहा है कौन सा फील्ड नहीं होगा अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। आप इसको चेक करिएगा, है ना। ऑप्शन हो सकता है, अभी हम वैसे ही बता रहे हैं बिना चेक किए, तो आप लोग चेक करिएगा। तरीका आपको मालूम है, 3 शर्त यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लिख न पाने के कारण इसको बता नहीं पा रहे हैं। अगला लेक्चर हम बनाएंगे तो पीपीटी पे बनाएंगे ताकि हम लिख भी पाएँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन? कह रहा है कौन फील्ड नहीं होता है? भाई सेट ऑफ इंटीजर नहीं होता, वर्ड में लिख दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आर से आर डैश पे कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अच्छा अगर रिंग आइसोमॉर्फिज्म है, सॉरी ये आइसोमॉर्फिज्म है तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कह रहा है आर डैश अगर यूनिट एलिमेंट रखेगा। आप जानते हो कि अगर कोई आइसोमॉर्फिज्म दो रिंग के बीच में आ जाए ना, तो आइसोमॉर्फिज्म होने का मतलब यह होता है कि ये दोनों रिंग बिल्कुल एक जैसे बिहेवियर करेंगे, जो प्रॉपर्टी इसमें होगी वही प्रॉपर्टी इसमें होगी। तो कह रहा है कौन इनकरेक्ट है, ही ना ढूंढना। इनकरेक्ट मतलब कौन गलत है। कह रहा है आर डैश हैज यूनिट एलिमेंट इफ आर हैज यूनिट एलिमेंट। ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों एक जैसा नेचर रखेगा ना। अच्छा फिर कह रहा है आर डैश विदाउट जीरो डिवाइजर है तो आर भी विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, बिल्कुल ये भी दोनों सेम नेचर बोल रहा है कि ये भी विदाउट है तो ये भी विदाउट है। आर डैश कम्यूटेटिव अगर आर कम्यूटेटिव ये भी ठीक है। कह रहा आर डैश जरूरी नहीं फील्ड है अगर आर फील्ड है, क्यों नहीं? जब ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया, तो सर्वगुण संपन्न दोनों में जो जो गुण इसमें है वही गुण इसमें रहेगा। तो ये कैसे हो सकता है कि एक फील्ड ना बने और दूसरा फील्ड बन जाए? ये गलत है। 98 पे आइए। कह रहा है कि अगर आई प्लस डॉट कोई रिंग ऑफ इंटीजर है देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एन आइडियल? तो पूछ रहा है कि ये कौन सा सेट इसमें से आइडियल बनेगा। कितने लोग पहचान के इसको बता सकते हैं? ये देखिए 2z का सेट दिख रहा है, सारे इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो 0 2 4 6 ऐसे बना है, -2 -4 ऐसे बना है, तो ये 2z है। और आप जानते हैं कि ये जो है z प्लस डॉट, हम आई को इन जनरल z पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लास में अक्सर हम z लिखते थे, तो यही वाला ये देखिए 2z बना है, मतलब ये 2i बना है, यही है इसका आइडियल, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 99
99 में कह रहा है कि अगर यस कोई आइडियल है किसी रिंग का और यह कोई मैपिंग है आर से आर बाई एस पे, डिफाइन कैसे, एफ ऑफ ए इक्वल टू ए प्लस एस। आपको याद होगा जब हम कोसेंट रिंग पढ़ाए थे तो इसी तरह की मैपिंग बनाए थे, एफ ए इक्वल टू हम एस प्लस ए लिखे थे, ए प्लस एस लिखा है, बात एक ही है। और इस मैपिंग को हमने चेक भी किया था कि ये मैपिंग क्या क्या फॉलो करता, आप भी चेक कर सकते हैं। ये 1-1 होगा, अनटू होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा, और आई थिंक आप सभी लोग चेक करना सीख भी गए थे उस टाइम। तो आप सभी लोग इसको ज़रा सा चेक करिएगा और चेक करके बताइएगा कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट, है ना। तो 99 वाले को आप सभी लोग करेंगे, 99 वाले का वैसे ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 100 आप देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। कह रहा है कि z प्लस डॉट और 2z प्लस डॉट रिंग ऑफ इंटीजर्स हैं, ये रिंग ऑफ इंटीजर है और ये आपका क्या है, इवन रिंग ऑफ इंटीजर है। और कह रहा है वेयर a डॉट बी इक्वल टू 1/2 ab, तो मतलब ये जो डॉट है ना, डॉट मल्टीप्लिकेशन का, ये अपना वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है। कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो रहा है कि जब ए का बी में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1/2 a इंटू बी बनेगा, इनके बीच में जो डॉट है वो अपना वाला है। तो कह रहा है कि ये जो मैपिंग होगी अब z से 2z पर, और इसको डिफाइन कैसे किया है, एफ ऑफ ए इक्वल टू 2a। तो कह रहा है बताओ क्या होगा। हम इसको भी आप बता सकते हैं, पहले आप 1-1 चेक करिएगा, एफ ऑफ a1 इक्वल टू एफ ऑफ a2 लीजिएगा तो 2a1 इक्वल टू a2 होगा, 2 काट दीजिएगा तो आप जो है a1 इक्वल टू a2 बनेगा तो 1-1 हो जाएगा। ऑन2 चेक करिएगा, फिर आप जो है होमोमॉर्फिज्म चेक करिएगा। होमोमॉर्फिज्म कैसे चेक करोगे, ए डॉट बी लोगे और ए डॉट बी जो लोगे ये वाला डॉट रहेगा, और ये वाला डॉट मतलब ए डॉट बी लेते ही 1/2 ab हो जाएगा वो। तो आप लोग ज़रा करिएगा, मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा इसको सीखने में, ठीक है। और भी इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे 101 से लेकर के 106 तक का आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व करिएगा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 106 बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये आप देखेंगे बुक में दिया हुआ है, वंदना प्रकाशन वाले में, आप इसको भी हमने कराया था क्लास में, इस टाइप का भी क्वेश्चन, और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट था, आप इसको भी चेक करिएगा, होमोमॉर्फिज्म 1-1 और ऑन2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग इसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, या फिर डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, जो वीडियो अपलोड होता है उसके नीचे, वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब का। क्वेश्चन नंबर इसको भी सॉल्व करिए, जो भी डाउट होगा आप इसको पूछिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले लीजिए सभी लोग। अगले टर्म पे हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस का, ठीक है। तो अगले टर्म पे हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल रिंग, और उसके बाद हम शुरू करेंगे वेक्टर स्पेस। इतना आप लोग पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को।